इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ये अपना थर्ड लेक्चर। आज के इस लेक्चर से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस इस टॉपिक के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स को ड्रॉ करना लर्न करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द एच पी एंड 45 डिग्री टू द वी पी। इट्स एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव द एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वी पी। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी। अज्यूम कंप्लीट लाइन टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया है वो समझने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेंगे। क्वेश्चन को देखो फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग, यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है 70 mm, और वो लाइन इंक्लाइंड है एट एन एंगल 30 डिग्री टू द एच पी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को वो लाइन कितने डिग्री में इंक्लाइन है 30 डिग्री में इंक्लाइन है। एंड 45 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन, यानी कि वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के साथ वो लाइन कितने डिग्री में इंक्लाइन है 45 डिग्री। ये तीन पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए। कौन से तीन पॉइंट? ट्रू लेंथ ऑफ लाइन दैट इज 70 mm, वो उस लाइन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का है, और सेम लाइन का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। ठीक है, देखो आगे क्या बताया गया है। इफ इट्स एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव द एच पी, यानी कि जो शुरुआत का पॉइंट है लाइन का दैट इज ए पॉइंट, वो 10 mm अबव है, यानी कि एच पी से कितना ऊपर है वो 10 mm ऊपर है। अब यानी कि ऊपर ही होना होता है। ठीक है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी, और वर्टिकल प्लेन से कितना आगे है वो 20 mm डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये अपने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। आगे क्या पूछा गया है? ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ड्रॉ करने, इसका मतलब हमें क्या करना होगा एक्चुअल में, उस लाइन का फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू ड्रॉ करना होगा। ठीक है, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर से टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है और फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आगे क्या बताया गया है? अज्यूम कंप्लीट लाइन टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें जो भी लाइन के बारे में ड्रॉ करना है वो लाइन हमें कहाँ पर अज्यूम करनी होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अज्यूम करनी है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ करने से पहले हम लोग छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं जो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, अबाउट प्लेन। ठीक है, या फिर अबाउट क्वाड्रेंट ऐसा भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक ये डायग्राम बनाया हुआ था, या फिर ये इस तरीके का। मैंने लास्ट केस में आपको प्रिंसिपल प्लेन के बारे में कुछ आइडिया दी थी। हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे, इसको वर्टिकल प्लेन कहेंगे। ये वर्टिकल प्लेन का पार्ट है। यहाँ पर ये क्वाड्रेंट दिख रहे हैं हमें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, उसके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके साइड में ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो ये एच पी है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और ये वीपी है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, जब भी हमें डायग्राम को ड्रॉ करना होगा तो हम लोग, हमारे पास ड्राइंग शीट प्लेन रहेगा, उस प्लेन ड्राइंग शीट के ऊपर हम लोग इस तरह के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे ड्राइंग शीट के ऊपर इस तरह के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या होता है? हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट किया करेंगे थ्रू 90 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो ये एच पी है, ठीक है, और ये वीपी है। तो हमें ड्राइंग शीट के ऊपर ये ऊपर का वीपी, यहाँ ऊपर का वीपी और ये एचपी हमें ड्राइंग शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करना था ना, और ड्राइंग शीट तो हॉरिजॉन्टली होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एचपी को 90 डिग्री में अगर रोटेट करते हैं तो वो कैसा आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये जो वर्टिकल प्लेन है और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उनके बीच का कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स वाई लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? इसको एक्स वाई लाइन कहेंगे। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ जाता है तो वो एक्स वाई लाइन के नीचे क्या होगा? फिर अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एचपी नीचे आएगा और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? वीपी होगा। ठीक है, इतना क्लियर ही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एचपी और वीपी दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में उल्टा हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन ये अपना नीचे रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट हो जाएगा ना 90 डिग्री में, यानी कि एचपी ऊपर आ जाता है। ठीक है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का ये नीचे वाला पार्ट है वर्टिकल प्लेन का, ये पार्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन का। थर्ड क्वाड्रेंट में उल्टा हो जाएगा, यानी कि हमेशा हम लोग एचपी को ही रोटेट किया करेंगे 90 डिग्री में, वो भी क्लॉकवाइज। तो ये एचपी जाएगा ऊपर, तो एचपी ऊपर आ जाता है एक्स वाई लाइन के, और ये वीपी नीचे होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये तो वीपी है और ये एचपी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी अगर नीचे आ जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन के नीचे ये दोनों प्लेन आ जाएंगे, वीपी और एचपी। ठीक है, फिलहाल तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करना होगा। इसका मतलब ये एक्स वाई लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले ड्राइंग शीट के ऊपर। ठीक है, तो ये पहला एक्स वाई लाइन आएगा, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? अपना वीपी का, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा? अपना एचपी का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो एक्शन में अभी इसका ड्राइंग निकालना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो ड्राइंग ड्रॉ करते वक्त हमारा सबसे पहला मेन काम कहाँ पर होगा? जो हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे ना ड्राइंग शीट के ऊपर या फिर आंसर शीट के ऊपर, वहीं पे अपना मेन काम होगा। यानी कि जो भी फर्स्ट लाइन होगी, अगर गिवन प्लेन को हमें वो लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए तो वो प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, या फिर अगर फर्स्ट लाइन हमें वर्टिकल चाहिए होगी तो वो गिवन प्लेन के अंदर वर्टिकली होनी चाहिए, थोड़ी सी भी इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपने इस केस में मुझे फर्स्ट लाइन यानी कि जो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी थी वो गिवन प्लेन को कैसे होनी चाहिए थी?
पैरेलल होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि मैं सेंटर से ड्रॉ करने वाला हूँ ना, तो ये नीचे की लाइन को कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और ये दूसरा एज रहेगा, वर्टिकल एज जो रहेगा ड्राइंग शीट का, उसको वो लाइन कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ड्राइंग पेपर का ये जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर दिख रहा है आपको, यहाँ से ये पेज यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेट स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये इस सेट स्क्वायर के ये वाले कॉर्नर को मैं इस पेज के ऊपर रख लेता हूँ एज अ रेफरेंस, ठीक है, ये एज अ रेफरेंस यहाँ पर ले लिया है। और ये इसके सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से। तो वो कैसे हो जाएगी, ये वाले एज को जो भी लाइन मैं ड्रॉ करूँगा कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और ये सेम लाइन ऊपर वाले एज को कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और एक बार जो हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद बाकी की जो भी लाइंस हम हमारी ड्रॉ होगी, वो हमारी एक्चुअल एक्स वाई लाइन को एक तो परपेंडिकुलर होगी या फिर उसी के साथ पैरेलल होगी, ठीक है, इतना याद रख लो। तो यहाँ पर देखो, सेट स्क्वायर का रेफरेंस लेकर मैं ये जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो कैसे होगी, मेरे गिवन प्लेट को हॉरिजॉन्टली होगी। जो भी फर्स्ट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो फेंट इंप्रेशन से ड्रॉ करनी है, कोई किसी भी लाइन को हमें डार्क से ड्रॉ नहीं करना होगा, डार्क इंप्रेशन में ड्रॉ नहीं करना होगा, ठीक है। जो भी सारी हम लोग लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे वो फेंट इंप्रेशन से में हमें ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, बहुत ही लाइट। तो यहाँ तक तो मैंने सेट स्क्वायर से कुछ लाइन ड्रॉ कर दी थी, उसको आगे मैं एक्सटेंड कर दूंगा स्केल के साथ। देखो वो लाइन दिख रही होगी, बहुत ही हल्के में दिख रही होगी, शायद ये आपको दिख भी नहीं रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम करने पर ये आपको दिख रहा है, ये जो भी अभी लाइन ड्रॉ की है मैंने, बहुत ही फेंट इंप्रेशन में आपको हमेशा आपको सारी लाइन्स ड्रॉ करनी होगी। अभी मैं क्या करूँगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ स्केल के साथ, ठीक है। तो देखो स्केल का हेल्प लेकर जो एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी सेट स्क्वायर का रेफरेंस लेकर, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। और वो लाइन थोड़ी सी डार्क भी दिख रही है पहले के कंपैरिजन में। उसको थोड़ा सा ये जूम आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ। इस लाइन को हमें नेमिंग देना होगा। लेफ्ट साइड में हम लोग एक्स लिख देंगे और उसके राइट साइड में वाई लिख देंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है और साइड में मुझे क्या लिखना होगा, ये वाई लिखना होगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इस एक्स वाई के ऊपर वाला पार्ट रहेगा अपना वीपी और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एचपी होगा, क्योंकि ये लाइन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के में ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो भी प्रिंसिपल लाइन का मैंने डायग्राम बनाया था ना आपको, ऊपर वाला पार्ट कौन सा होने वाला है, वर्टिकल प्लेन का होगा, और नीचे वाला पार्ट किसका होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन का होगा। इसको मैं और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर का वीपी दिख रहा होगा अभी आपको, और ये नीचे का क्या होगा, अपना एचपी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं एचपी लिख देता हूँ। ये लिखना ही है, एक्स वाला लाइन ड्रॉ करेंगे अब हम लोग। लेफ्ट साइड में एक्स का नाम आएगा, राइट साइड में वाई का नाम आएगा, ऊपर हमें वीपी मेंशन करना होगा, लिखना होगा, और नीचे हम लोग एचपी लिख देंगे, ठीक है। इसको लास्ट में लिखा तो भी चलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अपना फर्स्ट लाइन ड्रॉ करना या फिर सही तरीके से ड्रॉ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो भी हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअल लाइन को एक तो परपेंडिकुलर होगी या फिर पैरेलल होगी, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे पहली लाइन एक्स वाई निकाली, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी एक्स वाई लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड में से, ठीक है। क्या कहा मैंने, अभी मैं एक्स वाई इस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं ये प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्रोटेक्टर मैंने देखो यहाँ पर रख दिया। प्रोटेक्टर का ये जो भी 90 मार्किंग वाला पॉइंट दिख रहा है ना, वो मैं इस ग्रे लाइन पे ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, ग्रे लाइन के ऊपर रख रहा हूँ। तो वो प्रोटेक्टर पे जो 90 वाला मार्किंग था वो मैंने ग्रे लाइन के ऊपर रखा है। तो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई लाइन को, तो उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ फेंट इंप्रेशन से। मतलब ये फेंट में हमें ड्रॉ करना होगा हर एक लाइन को। ये हल्के में मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेता हूँ। देखो इतना इतना काफ़ी है, फिर भी मैं इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अब तक हमने सिर्फ दो लाइन ड्रॉ की है। पहली लाइन ये एक्स वाई लाइन जो कि गिवन प्लेन को मैंने कैसे निकाली थी, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल निकाली थी, लेफ्ट साइड का एक रेफरेंस लेकर जहाँ से सेट स्क्वायर मैंने फिक्स किया था, ठीक है। अभी क्या किया था, बाद में प्रोट्रैक्टर लेकर मैंने इस एक्स वाई लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी ना उन्होंने, देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में उनका डेटा क्या था, देखो लाइन का लेंथ है 70 mm, उसका इंक्लिनेशन एचपी के साथ है 30 डिग्री, लाइन का इंक्लिनेशन है वीपी के साथ 45 डिग्री। ये तीन इन्फॉर्मेशन हो गई। ट्रू लेंथ, ये एचपी के साथ इंक्लिनेशन दैट इज थीटा होता है, वीपी के साथ इंक्लिनेशन यानी कि फाई होता है। ये तीन इन्फॉर्मेशन होगी। पॉइंट ए 10 mm अबव एचपी और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि ये फोर्थ वाला इन्फॉर्मेशन, ये फिफ्थ वाला इन्फॉर्मेशन, पांच इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में फोकस करेंगे। इफ द एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव द एचपी, हम लोग इतना जानते हैं कि एचपी वाला पार्ट कौन सा है, अपना एक्स वाई लाइन के नीचे आया हुआ, ठीक है। एक्स वाई लाइन के ये नीचे आया हुआ पार्ट अपना कौन सा है, एचपी वाला पार्ट है। तो इस एचपी के अबव में वो पॉइंट कितना था, 10 mm था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था ना, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लाइन जो निकाली थी, इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग ऊपर 10 mm, यहाँ से इस पॉइंट, यहाँ इस जगह से ऊपर 10 mm हम लोग एक पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है। वो क्या होगा, 10 mm अबव द एचपी जैसा हो जाएगा। और इसी ये वाली जो लाइन है एक्स वाई के नीचे हम लोग 20 mm नीचे की तरफ एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा,
20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वीपी है तो इन फ्रंट ऑफ वीपी हमें कितना डिस्टेंस यहाँ पर नीचे लेना था 20 mm, और इसी लाइन के ऊपर हम लोग 10 mm एक अबोव द एचपी होने के कारण ऊपर इसी लाइन के ऊपर 10 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और सेकेंड लेक्चर में मैंने ऐसा लिखा था विथ एचपी के साथ डैश होता है, विदाउट एचपी के साथ डैश नहीं होता है। तो एचपी के साथ कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है, वो 10 mm अबोव की पॉइंट कर रहा है, तो अब वो 10 mm अबोव एचपी पॉइंट बोल रहा था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए पॉइंट रहेगा अबोव एचपी उसको हम लोग ए डैश से नेमिंग करेंगे, और जो इन फ्रंट ऑफ वीपी वाला पॉइंट था ए सेम ए पॉइंट, तो उसको हम लोग डैश नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट और जैसे हम लोग प्रैक्टिस हम करेंगे तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी नेमिंग की भी। जस्ट पॉइंट क्या बता रहा हूँ, अगर एचपी के साथ कोई पॉइंट हमें दिया है तो उसको हमें डैश यूज़ करना होगा, और अगर एचपी के साथ कोई पॉइंट नहीं दिया है तो उसको हम लोग डैश यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 10 mm अबो द एचपी था वो पॉइंट, पॉइंट ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन के ऊपर हमें 10 mm का पॉइंट प्रेस कर लेना होगा, और उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे ए डैश से। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर ये फिर स्केल रख दिया हूँ, और स्केल रखने के बाद मैं 10 mm का डिस्टेंस यहाँ से मैं मार्क कर लूँगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा होगा, तो मैं मुझे यहाँ पर ये जूम इन करना होगा आपको अच्छी तरीके से दिखने के लिए। ठीक है, ये दिख रहा है इतना सा कॉर्नर, तो वहाँ पर मैं क्या लूँगा, 10 mm का डिस्टेंस मार्क कर लूँगा, या फिर एक पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मतलब थोड़ा सा भी चूक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी एरर नहीं आना चाहिए, तो इसको आप लोग आराम से करो। टाइम गया तो गया। ये पहले दो टॉपिक अगर हम लोग अच्छी तरीके से कर लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस एंड ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, तो भी आपका ईडी क्लियर हो जाएगा, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ईडी का मतलब होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो यहाँ पर मैंने ऊपर ये इस पॉइंट पे अपना 10 mm का डिस्टेंस आ जाता है, और नीचे ये 1 यहाँ पर रखा हुआ था ना, और नीचे फिर मुझे मार्क करना होगा 3 वाले डिस्टेंस पर, यानी कि 1 से लेकर 3 तक ये 20 mm का डिस्टेंस हमें जो नीचे लेना था वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट प्रेस कर लेता हूँ मैं, एरर नहीं आना चाहिए, तो इसको आप लोग आराम से मार्किंग करोगे। शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम जा सकता है, लेकिन एक बार आपने स्पीड पकड़ लिया तो सारे मतलब डायग्राम्स आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में भी जल्दी हो जाएंगे। तो पॉइंट अच्छी तरीके से प्रेस कर लो, एक बार स्केल हटाने के बाद वो पॉइंट आपको दिखना चाहिए, बाद में फिर से मार्किंग लेने वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से उस पॉइंट को प्रेस कर दिया है। ऊपर वाला पॉइंट क्या रहेगा, एचपी के साथ आया हुआ है, वो 10 mm अबो एचपी होने के कारण इस पॉइंट को हम लोग ए डैश नेमिंग करेंगे, और नीचे वाले पॉइंट को विदाउट एचपी के साथ वो पॉइंट बताया गया था ना, तो उसको हम लोग ए नेमिंग करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन निकालूंगा। ऊपर वाले ये पॉइंट से मैं क्या करूँगा, एक्स वाई को पैरेलल लाइन निकालूंगा, और ये नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसी पॉइंट से मैं एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन निकालूंगा। देखो पैरेलल लाइन निकालने के लिए मैं अगर ये प्रोटेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो वो कैसे यूज़ करूँगा मैं, देखो ये जो 1990 मार्किंग वाला पॉइंट था ना प्रोटेक्टर का, तो वो मैं यहाँ पर इस ग्रे वाली लाइन पे रखूँगा, वर्टिकल वाली लाइन के ऊपर दिख रहा है ये। तो ये जो भी लाइन मेरी ड्रॉ होगी उस पॉइंट से वो एक्स वाई को कैसे होगी, पैरेलली होगी ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये गलती होने का चांसेस भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो कैसा होगा, एक लाइन को एक तो परपेंडिकुलर देगा या फिर मुझे पैरेलल देगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक राइट साइड में एक्सटेंशन अपना ज़्यादा होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग राइट साइड में एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉ कर दिया, आगे मैं इसको स्केल से एक्सटेंड कर दूंगा। ये लाइन दिख रहा है, ऊपर वाला पॉइंट अपना ए डैश था, उससे मैंने एक्स वाई को एक लाइन पैरेलल बनानी थी, तो वो मैंने बना दी। इसका नीचे वाला पॉइंट क्या है अपना ए, यहाँ से भी मुझे क्या करना है, और एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन बनानी होगी। ठीक है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा ऑब्वियसली दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बड़ा है, और ये वाले डिस्टेंस है थोड़ा सा हल्के में मुझे दिख रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो गैप है ना, ये जो लाइन है और ये नीचे जो एक्स वाई लाइन है, उनके बीच का ये गैप मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस। तो मैं इसको करेक्ट करके फिर से इसी पॉइंट से एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ऐसा ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो उसको मुझे ऊपर वाला पार्ट लाइन मुझे करेक्ट करना होगा। बिफोर दैट मैं नीचे से ये जो पॉइंट था उस पॉइंट से एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ, उसके लिए प्रोटेक्टर यूज़ करना होगा। देखो प्रोटेक्टर इस तरीके से रखा हुआ, क्लियर है। ये प्रोटेक्टर का 90 मार्किंग वाला पार्ट हम लोगों ने वर्टिकल लाइन पे प्लेस कर दिया। प्रोटेक्टर को उसका जो नीचे जहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी थी वो पॉइंट प्रोटेक्टर के सेंटर पे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से अभी हमें आगे एक्स वाई को पैरेलल होने वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, हमें राइट साइड में एक्सटेंशन ज़्यादा चाहिए, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में इतना एक्सटेंशन नहीं चाहिए, फिर भी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे। बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, अभी जो लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई को पैरेलल, उसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, स्केल से। ये अपना वाला नीचे वाला सही है, ऊपर वाला थोड़ा सा गलत लग रहा था। देखो आप लोग भी यहाँ पे देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ का गैप ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ का गैप। तो लाइन पैरेलल होने के लिए इक्वल गैप होना चाहिए थ्रू आउट, तो थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है,
देखो अगर छोटा सा मिस्टेक हो गया ना तो उसको मतलब इरेजर से रब नहीं करेंगे, वो वैसे रहने दो, सिर्फ करेक्ट लाइन ड्रॉ करो। तो अभी मैं क्या करूँ, इसको इरेजर से मिटा नहीं रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं दूसरा लाइन ओवरराइट करके मतलब हल्के से भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, विदाउट यूजिंग इरेजर्स। चलो फिर से जब मैं ड्रॉ कर रहा था इस ऊपर वाले पॉइंट से एक्स वाई को पैरेलल लाइन, तो उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस का चेंजेस आ रहा है, तो उसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा था प्रोटेक्टर से, फिर से एक बार मैंने देखने पर, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, जो कि हम लोगों को एक्स वाई को पैरेलल बनानी थी, ठीक है। तो पेंसिल से, सॉरी, स्केल से मैं इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो ऊपर जो ए डैश वाला पॉइंट था वहां से भी मैंने क्या किया है, एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और नीचे जो ए वाला पॉइंट था वहां से भी हमने क्या किया है, एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, डायग्राम को, तो ये अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले क्या किया, देखो अब तक तीन चार लाइन ड्रॉ की थी हम लोगों ने। सबसे पहले ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी थी, जो कि गिवन प्लेन को हमें पैरेलल होनी चाहिए थी, वो सेट स्क्वायर का रेफरेंस लेके मैंने ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड लाइन कौन सी ड्रॉ की है, इस एक्स वाई को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी थी प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के साथ ही हम लोग लाइन पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करेंगे। तो सेकंड लाइन मेरी ये थी, जो कि मैंने परपेंडिकुलर बनाई थी, किसको, एक्स वाई को। आफ्टर दैट मैंने क्या बताया था, ये जो लाइन हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी एक्स वाई को, उसको जहाँ पर वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा था एक्स वाई और ये परपेंडिकुलर लाइन का, वहाँ पे क्या किया, उनके ओरिजिन से मैंने क्या किया, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ मैंने कितना डिस्टेंस मार्क किया था, 10 mm डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया हुआ ये, और इसी पॉइंट के नीचे 20 mm के डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट मार्क किया हुआ था ये, ठीक है। जो एचपी के साथ नेमिंग होता है जिस पॉइंट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैश में नेमिंग हो गई, यानी कि ये वाले पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, ए डैश कहूँगा। और जो विदाउट एचपी के साथ पॉइंट मार्क किया गया था, यानी कि नीचे वाला जो कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी था, ये एचपी के साथ नहीं था, वीपी के साथ, तो इसके कारण इसको हम लोग नेमिंग में डैश नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को मुझे नेमिंग करना चाहिए था, तो अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ए डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ए डैश लिखा, इस पॉइंट को नेमिंग दे दिया, और नीचे वाले पॉइंट को मैं नेमिंग क्या करूँगा, ए पॉइंट से कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वो ए लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हमने क्या किया, इस ए डैश वाले पॉइंट से और ये ए वाले पॉइंट से हम लोगों ने एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए भी मैंने अगेन फिर से प्रोटेक्टर का यूज़ किया था, इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो, ये जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ पर है, एक्स वाई लाइन के नीचे, या फिर एक्स वाई लाइन को जो भी पैरेलल होगा, उस लाइन को पैरेलल क्या होने वाला है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होने वाला है। इतना क्लियर ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा पॉइंट कवर किया है क्वेश्चन गिवन डेटा का, ये है तीसरा वाला पॉइंट, जिसमें पॉइंट ए 10 mm अबव द एचपी बताया गया था, और ये फिफ्थ पॉइंट जिसमें पॉइंट ये 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बताया गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर लाइन का ट्रू लेंथ कितना बताया गया था, 70 mm, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या थी, लाइन इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू द एचपी, ठीक है। एचपी के साथ इंक्लिनेशन, या इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर, पॉइंट क्या बता रहा हूँ मैं, एचपी के साथ इंक्लिनेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एचपी के साथ इंक्लिनेशन होना मतलब क्या होता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन होता है, यानी कि ये जो एक्स वाई लाइन है ना, इस एक्स वाई लाइन को जो भी पैरेलल होगा उस लाइन के इंक्लिनेशन में हमें 30 डिग्री निकालना होगा, ठीक है। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट आया हुआ है, एक्स वाई लाइन के ऊपर ए डैश ये पॉइंट आया है, जो कि लाइन का पहला पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश इसी पॉइंट से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन की ट्रू लेंथ कितनी होनी चाहिए, 70 mm होनी चाहिए, ठीक है। लाइन है तो उसका एंड पॉइंट रहेगा ना कहीं, तो उसका लाइन का लेंथ कितना है, 70 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए डैश वाले पॉइंट से 30 mm के इंक्लिनेशन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका एंड पॉइंट कहाँ तक होना चाहिए, 70 mm तक होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। एक कंसेप्ट वाले पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एचपी के साथ इंक्लिनेशन, यानी कि करना क्या होता है, हमें एक्स वाई लाइन के साथ ही इंक्लिनेशन निकालना होता है, ठीक है। इतना समझो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो दी है तो उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई के नीचे अगर इंक्लिनेशन आएगा वो कैसे हो जाएगा, एचपी के साथ हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन उल्टे हो जाते हैं। फिलहाल तो ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे है, तो उसके साथ लिया हुआ इंक्लिनेशन हमें एक्स वाई लाइन की जो भी लाइन पैरेलल रहेगी उसके साथ ही लेना होगा, ठीक है। तो लाइन का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके रेफरेंस में 30 डिग्री ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिसका लेंथ कितना दिखाना होगा, ट्रू लेंथ कितना दिखाना होगा, 70 mm, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी प्रोटेक्टर यहाँ रखकर मुझे 30 डिग्री के इंक्लिनेशन में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। देखो समझ में आ रहा होगा। इसको ये वाले पार्ट को अच्छी तरीके से देखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, ये जूम इन कर दिया। 30 डिग्री के इंक्लिनेशन में हम लोग ए डैश से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोटेक्टर अच्छे तरीके से मतलब रखना समझ लो, सीख लो। घाई घाई में कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी, या फिर कोई भी पॉइंट नहीं लेना है घाई घाई में, ठीक है। आराम से करो,
थोड़ा सा टाइम लगा तो भी चलेगा, इनिशियली ये टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप स्पीड पकड़ लोगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो सेंटर पर यहाँ पे मार्क किया प्रोटेक्टर का ये वाला ब्लैक लाइन पीछे जो ग्रे लाइन दिख रहा है उसके ऊपर रखा हुआ है, 30 डिग्री यहाँ पर मार्क कर लेंगे। पॉइंट प्रेस कर लो हल्के से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का ये वाला प्रेस एंड भी आपने प्रेस करना चाहिए। अगर ये नीचे ऐसे छोड़ दोगे, पीछे छोड़ दोगे, इंस्ट्रूमेंट से पीछे पकड़ोगे और यहाँ पे पॉइंट प्रेस करोगे ना, तो ये गैप आता है। देखो ये गैप दिख रहा है, छोटा सा ऊपर नीचे हो गया, तो उसके वजह से एरर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को जहाँ पर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं ना वहाँ पर भी हल्का सा प्रेस कर देंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यानी कि यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर की बात कर रहा था। तो देखो पॉइंट मुझे यहाँ पर मार्क करना था, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद प्रोटेक्टर हटाने के बाद मुझे क्या करना होगा, ए डैश और ये वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन आप लोग कैसे फेंट ही ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन को डार्क ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है। किसी भी लाइन को आपको डार्क ड्रॉ करना ही नहीं है, सारी डायग्राम आपकी केस में होनी चाहिए फेंट इंप्रेशन से ये वाली लाइन्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, जिसका इंक्लिनेशन कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है। तो इसको मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ चाहता हो तो। और इसके ऊपर बाद में मुझे इसी लाइन के ऊपर कंपास है कितना डिस्टेंस मार्क करना होगा, 70 mm। क्यों 70 mm, क्योंकि उन्होंने लाइन की ट्रू लेंथ कितनी दी हुई थी, 70 mm दी गई थी, इसके कारण। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर मैंने एच के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। एच के साथ यानी कि एच के इंक्लिनेशन के साथ एक ट्रू लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, एच के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन होगा ना, तो इसको हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एच के साथ इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर आया हुआ इंक्लिनेशन, ठीक है। एक्स वाई को पैरेलल ये लाइन थी, लाइन का शुरुआत वाला पॉइंट यहाँ पे था ए डैश, तो हम लोग इसी से क्या करेंगे, एक इंक्लिनेशन 30 डिग्री का मिलने वाला एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, लाइन का ट्रू लेंथ कितना था, 70 mm था, तो मैंने ये देखो कंपास में 70 mm का डिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं सेंटर ए डैश पे वो मार्क कंपास का पॉइंट रखूंगा और उसके ऊपर ये जो लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। ये डिस्टेंस कितना आएगा हमें, ए डैश से लेकर ये लाइन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, मतलब जो आर्क ड्रॉ किया वहाँ तक का 70 mm डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि कंपास के अंदर ये 70 mm का डिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर जो 4 पॉइंट दिए थे उसको कवर कर लिया। कौन से 4 पॉइंट, ए डैश मतलब 10 mm अब तो एच पी लिया हुआ है, पॉइंट 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी ले हुआ, ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कौन सा था, लाइन कैसे थी, एचपी को 30 डिग्री में इंक्लिनेशन थी, वो वाला पॉइंट कवर कर दिया है। और चौथा पॉइंट कौन सा, लाइन की ट्रू लेंथ कितनी थी, 70 mm थी, तो वो भी मैंने ए डैश ये जो लाइन ड्रॉ किया दिया था इंक्लिनेशन वाला, उसके ऊपर हमने 70 mm वाला डिस्टेंस मार्क कर दिया, ठीक है। 4 पॉइंट हम लोगों ने अब तक कवर किए दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, जो इन्फॉर्म दिया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी देखो एक्स वाई लाइन के ऊपर अगर इंक्लिनेशन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एचपी के साथ आया हुआ इंक्लिनेशन हो जाता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स वाई लाइन के नीचे अगर इंक्लिनेशन आ रहा है लाइन का, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन विद टू वीपी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, इतना समझ लो। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, ये जो नीचे का पॉइंट दिख रहा है ना ए, उस पॉइंट से हमें उसकी एक्स वाई लाइन को इंक्लिनेशन निकालना होगा 45 डिग्री, क्योंकि क्या कहा गया था, लाइन इज 45 डिग्री इन इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन का इनिशियल पॉइंट ए यहाँ पर है एक्स वाई लाइन के नीचे, तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री के नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वीपी ना, यानी कि इंक्लिनेशन यहाँ से हमें कंसिडर करना होगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। उसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स वाई लाइन के नीचे का इंक्लिनेशन मतलब वो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वीपी हो जाएगा। और लाइन का एक शुरुआत वाला पॉइंट यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन में नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखो प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर रखना होगा। यहाँ पर पूरे देखो, यहाँ पे मुझे 90 डिग्री को रखने के लिए कोई मतलब रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। समझ में आ रहा है, ये लाइन यहीं तक ड्रॉ की हुई दिख रही है, हमें यहाँ पर प्रोटेक्टर का 90 डिग्री का मार्किंग वाला पॉइंट रखना था, तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रहा था, क्योंकि आगे ये लाइन ड्रॉ किया हुआ ही नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ जस्ट टू गेट अ प्रॉपर रेफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी देखो ये प्रोटेक्टर यहाँ पे फिक्स कर दिया, प्रोटेक्टर का ये वाले मार्किंग को मैं ये पीछे जो ग्रे लाइन दिख रहा है ना उसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। तो क्या लेना है, हमें 45 डिग्री का इंक्लिनेशन वाला लाइन ड्रॉ करना होगा ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर फिक्स कर दिया। क्रॉस चेक करो सही है क्या नहीं, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे एरर आ जाएगा, एरर आता है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि एरर कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है, तो उनके उनके तो डायरेक्टली वो आई साइड में रहता ही है, ठीक है। तो देखो ये 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे वाला मैंने पॉइंट ले लिया, 10 20 30 40 और 45 के आगे 40.5 मार्क वाला मार्किंग कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये हो गया अपना 45, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ पेज को अच्छी तरीके से दिखने के लिए।
ठीक है। तो अब इसको इस पे सिर्फ कॉर्नर आ जाएगा, प्रॉपरली पूरा पेज नहीं आ सकता क्योंकि नीचे वो टेबल का कॉर्नर आ रहा है मेरे। तो मैं देखो दिखा देता हूँ, सिर्फ पॉइंट चेक कर लो। पॉइंट देख लिया, बस हो गया। देखो 45 डिग्री का मार्किंग दिख रहा है, ये 40 के आगे 5 पॉइंट पे ये मार्किंग किया हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, अगर मैं प्रोटेक्टर हटाता हूँ तो ये ए पॉइंट से मुझे ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने फिक्स किया था वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो वो मैं ये प्रोटेक्टर से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर दिख रहे हैं दोनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो देखो लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना चाहिए, कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर ही रख देता है इंस्ट्रूमेंट की लाइज को। क्या कहा, एग्जैक्टली ऐसा करो, थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे लेना है। जो भी पॉइंट दिख रहे हैं ना वो थोड़े से हमें ऊपर लेने होंगे इंस्ट्रूमेंट के। एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर ही इंस्ट्रूमेंट नहीं रखना है, उससे एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग पॉइंट्स को थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के आगे रखेंगे। तो तब वो ऐसा फिक्स करने के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ किया करेंगे। ठीक है, तो ये हल्के इंप्रेशन में मुझे एक लाइन ड्रॉ करना होगा ए से लेकर जो अभी 45 डिग्री का पॉइंट मार्क किया था उसमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये लाइन हमने ड्रॉ की, ऊपर वाला पॉइंट ए था, नीचे ये जो भी 45 का इंक्लिनेशन होगा ना विथ स्क्रू वीपी, तो वो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये ट्रू लेंथ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये लिख देता हूँ मैं, ये फाइव रहेगा। वर्टिकल प्लेन के साथ जो इंक्लिनेशन होता है उसको फाइव डिनोट करते हैं, फाइव से डिनोट करते हैं। ये फाइव कितना है अपना, फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने पर डायग्राम देखो इस तरीके से ऐसा टेढ़ा आया हुआ है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ये नोट पैड को। इतना समझा ये अपना क्या किया, 4 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए थे। यहाँ पर ट्रू लेंथ वो कितनी ड्रॉ करनी होगी, इस इंक्लाइन लाइन पे मुझे ट्रू लेंथ कितनी दिखानी होगी, 70 mm की दिखानी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये कंपास के अंदर 70 mm का ही डिस्टेंस था जो कि चेंज नहीं हुआ था। तो क्या करूँगा, वो इसका कंपास का एंड वाला पॉइंट यहाँ पे रखूंगा ए पॉइंट पे रखकर मुझे क्या करना होगा, ये जो 45 डिग्री की इंक्लिनेशन वाली लाइन हमने अभी ड्रॉ की थी उसको उसके ऊपर एक मतलब ये आर्क ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो 70 mm का हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा अभी। तो लाइन के जो भी इंक्लिनेशन उन्होंने दिए थे उसके ऊपर ऊपर जो हम लोगों ने आर्क मार्क किया तो वहां तक क्या हो रहा है, लाइन का ट्रू लेंथ आ रहा है। ये ऊपर की तरफ आ रहा है यानी कि वर्टिकल प्लेन में आए हुए लाइन का ट्रू लेंथ है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आए हुए लाइन का ट्रू लेंथ है। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने लाइन्स का नेमिंग किस तरीके से दिया जाता है वो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो यहाँ पर देखो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग ट्रू लेंथ ऑफ अज्यूम लाइन AB1, वो कहाँ पर रहेगी, पैरेलल टू द VP है। तो उसके वो क्या रहेगी, ए डैश बी डैश। वीपी कहाँ पे अपना ऊपर है ना, एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो इसके कारण हम लोग उस ऊपर वाली लाइन को हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, A', B1 डैश से नेमिंग करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है वो इसके कारण बोल रहा हूँ मैं। करस्पॉन्डिंग ट्रू लेंथ ऑफ अज्यूम लाइन पैरेलल टू वीपी है, तो वो नेमिंग क्या होगी, A', B1 डैश होगी। ये ट्रू लेंथ के बारे में बोला है, लेकिन हम लोग जो अज्यूम की हुई ना उसको क्या नेमिंग करेंगे, A', B1 डैश करेंगे। देखो तो यहाँ पर अगर A' पॉइंट आ चुका है तो ऊपर वाले पॉइंट को मुझे नेमिंग क्या करनी चाहिए, B1 डैश करनी चाहिए। या फिर अगर वो पेज जो अभी मैंने आपको दिखाया है नेमिंग वाला याद नहीं होता है, हम लोग जस्ट प्रैक्टिस सब करेंगे तो भी आपको नेमिंग किस तरीके से करनी होगी वो पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट को मैंने क्या लिखा है, B1 डैश, ये नेमिंग कर दी थी। और नीचे वाले पॉइंट को मुझे क्या लिखना होगा, B2 लिखना होगा। क्यों B2 लिखना होगा, चलिए ऐसे ही समझ लो, मैं B2 लिख रहा हूँ। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सब करेंगे तो उसमें ये पॉइंट अपना आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या किया, A डैश के साथ मैंने क्या लिखा है, ट्रू लेंथ के लिए A1 डैश लिख दिया है। और ए इस पॉइंट के साथ मैंने ट्रू लेंथ के लिए क्या लिखा, दूसरा एंड पॉइंट B2 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो B1 डैश मार्क किया था हम लोगों ने उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। मतलब परपेंडिकुलर किसको, एक्स वाई को। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन निकाला था उसको पैरेलल पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी B1 डैश से। कहाँ तक लानी होगी, ये जो ए के साइड में लाइन ड्रॉ की हुई है ना, ये के साइड में जो लाइन दिख रहा है उसको इंटरसेक्टिंग करने तक। करना का मतलब देखो क्या बता रहा हूँ मैं, B1 डैश इस पॉइंट से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो उसके लिए देखो कैसे कर रहा हूँ, ये प्रोटेक्ट सॉरी सेट स्क्वायर को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। मार्किंग देखो, मार्किंग हिलनी नहीं चाहिए अपनी यहाँ पर। या फिर इसको थोड़ा सा और ऐसा लिख देता हूँ, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन का रेफरेंस मैंने इस सेट स्क्वायर के ये वाले एज के साथ लिया है। तो क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, इसको और साइड में कर लेता हूँ। ये नीचे का दिख रहा है मार्किंग, सेट स्क्वायर का ये वाला मार्किंग हमने ये वाले लाइन के ऊपर प्रेस कर दिया है। तो B1 डैश इस पॉइंट से यहाँ से मुझे देखो थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। क्या करना था मुझे, B1 डैश इस पॉइंट से मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्स वाई को कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और B1 डैश से जो भी लाइन मैं ड्रॉ करूँगा वो कहाँ तक एक्सटेंड करनी है मुझे, अप टू ए के साइड में ये जो जनरेटर मिल रहा है या फिर ए के साइड में ये जो भी लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा उल्टा क्या करना होगा, नीचे जो B2 पॉइंट दिख रहा है हमें वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो कहाँ तक,
ए डैश के साइड में जो भी लाइन दिख रही है ना उसको एक्सटेंड करने तक। समझ में आ रहा है? V1 डैश से जो भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ तक होगी, ए के साइड में जो लाइन बनी है वहाँ तक होगी। और B2 डैश से जो भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ तक होगी, ए डैश के साइड में ये जो भी लाइन बना हुआ है ना वहाँ तक होगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, B2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ XY को। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये सेट स्क्वायर को मैंने उल्टा लिख दिया। सेट स्क्वायर का ये वाला रेफरेंस मैं XY लाइन के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये XY साइड लाइन के साथ मैंने ये सेट स्क्वायर का रेफरेंस रखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब अभी देखो B2 पॉइंट से ये जो भी लाइन जाएगा वो कैसा रहेगा, XY को परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट को फिक्स कर लेता हूँ। ये पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया, थोड़ा सा प्रेस कर लिया है, राइट। तो देखो सेट स्क्वायर को, देखो आप लोग सेट स्क्वायर को मैंने किस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली वो XY को बेस में रखा हुआ है ना ये। तो अभी जो भी लाइन मेरी ड्रॉ होगी वो XY को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए सेट स्क्वायर का यूज़ या फिर प्रोटेक्टर यूज़ आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? तो सारी लाइन एक दूसरे को कैसी होती है, एक तो परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, सिर्फ पहली लाइन अपनी सही आनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो सेट स्क्वायर मैंने अच्छी तरीके से फिक्स रखा हुआ है। ये B2 पॉइंट था मेरा, B2 पॉइंट से मैं एक्सटेंड करूँगा, ऊपर की तरफ की लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ फेंट इम्प्रेशन है, कुछ डार्क नहीं ड्रॉ करना है हमें। ये हल्के में एक लाइन ऊपर ड्रॉ करके लेके जाएगा, लेकिन कहाँ तक करना है, ये ए डैश के साइड से या फिर ए डैश से जो भी लाइन पास हुई ना उसको इंटरसेक्ट करने तक ही हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना था। ठीक है, B2 से निकलने वाले पॉइंट को हमें वहाँ तक एक्सटेंड करना होगा। इसी तरीके से हमें आगे का करना होगा, B1 डैश से नीचे की तरफ ए के साइड में जो भी लाइन ड्रॉ की हुई है उसको इंटरसेक्ट करने तक हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। ए डैश के साइड में जहाँ तक हमें B2 से ये एक्सटेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको, जहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, B2 डैश नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, B2 डैश से नेमिंग कर देंगे। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये वाला पॉइंट कौन सा मिला है मुझे, B2 डैश वाला पॉइंट मिला है। ठीक है, तो उसको मैं तुरंत नेमिंग भी कर देता हूँ। ये जो भी पॉइंट मिला है वो कौन सा मिला है, B2 डैश। इसके बाद करना क्या था, जैसे कि बताया था, जो ऊपर B1 डैश पॉइंट दिख रहा है उससे भी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि XY को परपेंडिकुलर हो गई। और वो लाइन कहाँ तक एक्सटेंड करनी थी, ए के साइड में जो भी लाइन ड्रॉ हुई है ना ये वाली, वहाँ तक इंटरसेक्ट करने था। ठीक है, तो सेट स्क्वायर मैं ऐसे रख देता हूँ या फिर अभी ऐसे रख देता हूँ सेट स्क्वायर को। ठीक है, तो देखो सेट स्क्वायर का ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर बेस में लिया हुआ है। B1 पॉइंट से, B1 पॉइंट को मैं थोड़ा सा इम्प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने B1 पॉइंट को थोड़ा सा प्रेस कर लिया है। तो ये सेट स्क्वायर का बेस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। देखो सेट स्क्वायर का बेस यहाँ पर रखा है ना हमने, तो जो भी B1 से अभी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कैसे रहेगी, XY को परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, देखो बार बार क्रॉस चेक करो सही फिक्स किया है कि नहीं इंस्ट्रूमेंट को, या फिर गलती होगी तो फिर बाद में फिर एरर आ जाएगा। एरर आ जाने के बाद मार्क्स अपने कम हो जाएंगे एग्जाम में। परफेक्ट मार्क्स मतलब ये परफेक्ट नहीं होगा सब, अगर ये परफेक्ट नहीं होता तो मार्क्स अपने घटेंगे, तो फिर पास होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो केयर करो, थोड़ा सा टाइम गया तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए ये सब। तो यहाँ पे देखो B1 डैश से मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी। मैंने एक्चुअल में राइट हैंड साइड हूँ लेकिन मैं ये लेफ्ट साइड से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मतलब लाइन सही होनी चाहिए, या अदरवाइज मेरे को पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से पकड़ा है। तो इसके कारण थे कि हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉ कर दिया B1 डैश से, इनिशियल मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया लाइन का, उसको आगे मैं स्केल से एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, और वो एक्सटेंड करने वो एक्सटेंड कहाँ तक करना होगा, ए की साइड में जो भी लाइन आई हुई है उसको इंटरसेक्ट करने तक ही हमें एक्सटेंड करना था। तो ये स्केल से मैं वो वाले पार्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर डार्क नहीं ड्रॉ करना है, सब कुछ आपको ये फेंट में ड्रॉ करना होगा। तो B1 डैश से ये नीचे की तरफ ए के साइड में जो भी मतलब हमें पॉइंट मिला है तो उसको हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, ओनली B1 नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, ओनली B1। इतना याद रखो, एक्स वाई के नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मोस्टली नेमिंग जो भी होती है वो विदाउट डैश होती है, और एक्स वाई के ऊपर जो भी नेमिंग होती है वो कैसी होती है, विद डैश होती है। ठीक है, पॉइंट्स की नेमिंग को भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट 80% अपना ये प्रॉब्लम्स हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ए से लेकर B1 ये जो भी डिस्टेंस बना है उसको हम लोग क्या कहेंगे, PL कहेंगे। PL का मतलब होता है प्लांट लेंथ। और ए डैश से लेकर B2 डैश तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, EL कहेंगे। EL का मतलब होता है एलिवेशन लेंथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करना होगा हमें नेक्स्ट स्टेप में, ये B1 डैश जो दिख रहा है, B1 डैश इस पॉइंट से हमें क्या करना होगा, XY को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। और नीचे जो B2 पॉइंट दिख रहा है, इस B2 पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, XY को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो B1 डैश से जो मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रोटेक्टर यूज़ करूँगा। और B2 पॉइंट से, ये जो B2 पॉइंट दिख रहा है ना उससे मुझे XY को अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी उसके लिए भी मैं प्रोटेक्टर यूज़ करूँगा। देखो प्रोटेक्टर को मैं कैसे रख रहा हूँ, B2 वाले पॉइंट से मुझे XY को पहले लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो ये प्रोटेक्टर का 90 वाला मार्किंग वाला पॉइंट मैं इस ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 90 मार्किंग वाला जो भी था लाइन वो मैंने इस ये वर्टिकल लाइन पे रखा हुआ है। और यहाँ से अभी मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा, बेस ड्रॉ करूँगा,
वो कैसे रहेगा, एक्स वाई को पैरेलल होगा ना वो वाला लाइन, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये एक्सटेंड कर दिया, इसको हमें और एक्सटेंड करने की जरूरत है, तो हम लोग इसको स्केल से बढ़ा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बी2 इस पॉइंट से एक्स वाई को एक लाइन पैरेलल कर दी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की है बी2 पॉइंट से, तो उसको क्या कहेंगे, लोकस ऑफ बी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसको, लोकस ऑफ बी। तो वो नेमिंग भी यहाँ पे कर देता हूँ, लोकस ऑफ बी लिखा है। ठीक है, ऊपर इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, जो बी1 डैश वाला पॉइंट था उस वाले पॉइंट से भी एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी प्रोटेक्टर का हेल्प लेके। क्या करेंगे, देखो ये 90 डिग्री का 90 डिग्री के मार्किंग वाला जो भी लेंथ दिख रहा है वो मैं इस ग्रे वाले लाइन के ऊपर रख दूंगा। जो भी ऊपर से पॉइंट लाइन में ड्रॉ करूंगा वो कैसे रहेगी, एक्स वाई को पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो देखो घाई नहीं करनी है आपको। अगर आप लोग पेज को रोटेट करना चाहते हो सही लाइन ड्रॉ करने के लिए तो भी चलेगा, लेकिन लाइन की हुई ड्राइंग सही होनी चाहिए। ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आराम से काम करो, कोई भी घाई मत करो। जो भी करोगे, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसा मैं करूँगा, लेकिन जो भी अटेम्प्ट करोगे वो राइट ही होना चाहिए। ठीक है, दो टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के बाद भी ईडी पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या रहेगा, नेक्स्ट टाइम उसको अगर केटी लगती है तो फिर पढ़ने का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर होता है तो अच्छी बात है, भले मार्क्स कम आए तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर रखो। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, बी1 डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, इतना क्लियर हो रहा है, तो उसको आगे मैं एक्सटेंड कर दूंगा स्केल के साथ। ये हल्के में दिख रहा है, बहुत ही फेंट दिख रहा होगा, इसको अगर मैं जूम इन करता हूँ तो वो आपको लाइन समझ में आ जाएगी या फिर दिखाई देगी। ठीक है, दिख रहा है ये आप लाइन, बी1 डैश से मैंने एक्स वाई को एक पैरेलल ड्रॉ कर दी थी। जूम इन करने के बाद ये आपको दिखाई दे रही होगी, जूम आउट करने पर ये नहीं दिखाई देंगे। लोग क्या कर रहा हूँ, स्केल से मैं इसी लाइन को फिर से रीड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो बी1 डैश से जो भी हमें पैरेलल लाइन बनानी थी एक्स वाई को वो मैंने ड्रॉ कर दिया, अच्छी तरीके से ड्रॉ कर दिया, स्केल से दिखा दिया। इसको मैं थोड़ा सा अभी फिर से जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये जूम निकाल दिया, कम कर दिया। ये एक्चुअल अपना डायग्राम इस तरीके से आया था, शुरुआत का ये एक्स वाई लाइन, उसके बाद ये ऊपर का एच पी लिखा था, नीचे का वीपी लिखा था। फिर मैंने क्या किया था, फर्स्ट लाइन कौन सा ड्रॉ किया था हम लोगों ने, एक्स वाई को ये पहला परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया था। इसके बाद इसी परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, अबाउ द एच पी 10 mm पॉइंट दिया था, तो वो एच पी के साथ जो भी नेमिंग होती है वो डैश में होती है, तो ये 10 mm का डिस्टेंस ऊपर लिया ए डैश, नीचे 20 mm इन फ्रंट ऑफ लेना था वीपी के, तो ये ए पॉइंट मार्क कर दिया। जो ए डैश लिया था वहाँ से हम लोगों ने एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी। जो ए पॉइंट फिक्स किया था वहाँ से हम लोगों ने एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी। इतना करने के बाद उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया था हमें, लाइन इज 30 डिग्री इंक्लिनेशन विद एच पी। तो एच पी के साथ इंक्लिनेशन होना मतलब क्या होता है, एक्स वाई लाइन के अबव इंक्लिनेशन होना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, लाइन का शुरुआत वाला पॉइंट यहाँ पे था ए डैश, तो उसके उसके अकॉर्डिंग जो एक्स वाई को हम लोगों ने पैरेलल लाइन बनाई थी वही से हम लोगों ने 30 डिग्री का इंक्लिनेशन ले लिया था। लाइन की ट्रू लेंथ कितनी बताई थी उन्होंने, 70 mm, तो हम लोगों ने क्या किया था, जो 30 डिग्री की इंक्लाइन लाइन आई थी उसके ऊपर 70 mm कंपास में डिस्टेंस लेकर एक आर्क मार्क किया था। उस वाले पॉइंट को मैंने बी1 डैश ये नेमिंग किया हुआ है। ये नेमिंग आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, नेमिंग किस तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो ए डैश के साथ कौन सा पॉइंट आता है ट्रू लेंथ के लिए, बी1 डैश आता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, सेम लाइन का हमें इंक्लिनेशन दिया था विद उसको वीपी के साथ वर्टिकल प्लेन के साथ, वो कितना दिया था, 45 डिग्री दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, ए के साइड में जो भी लाइन थी उसके रेफरेंस में हम लोगों ने 45 डिग्री का नीचे की तरफ इंक्लिनेशन लिया था। वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल मतलब क्या होता है, एक्स वाई लाइन के नीचे हमें एंगल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इतना समझ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये इस लाइन का शुरुआत वाला पॉइंट ए यहाँ पे था, तो हमें ये 45 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर नीचे वाला लाइन ड्रॉ कर दिया था, और इस लाइन के ऊपर हम लोगों ने ये 70 mm का आर्क मार्क कर दिया था। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोगों ने बी टू नाम दिया था। इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, बी टू इस पॉइंट से अभी क्या किया था, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी, वो कहाँ तक इंटरसेक्ट की थी, ए डैश के साइड में आने तक। और ए डैश के साइड में जो बी टू से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी थी उसको उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम क्या दिया था, बी टू डैश। इसी तरीके से जो बी वन डैश दिख रहा है ना, उसे भी हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी थी, जो कि ए साइड में जो भी ए से जो लाइन पास हो रही थी उसको इंटरसेक्ट करने तक हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया था, और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम क्या दिया था, बी1 दिया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, जो बी1 डैश दिख रहा है उससे एक एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी, और जो पहले बी2 दिख रहा था उससे भी हम लोगों ने एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, कंपास में ए डैश और ये बी2 डैश जितना डिस्टेंस लेना होगा, ए डैश बी2 डैश को हम लोग क्या कहेंगे, ईएल कहेंगे। ईएल मतलब क्या होता है, एलिवेशन लेंथ होता है। ठीक है, और ए और ये बी1 को हम लोग क्या कहेंगे, पीएल कहेंगे। पीएल का मतलब होता है प्लान लेंथ। तो मैं अभी पहले क्या कर रहा हूँ, ए डैश और बी2 डैश
जितना कंपास में डिस्टेंस लूँगा, और वो ऊपर ये जो लाइन बना हुआ है ना, ये B1 डैश जो भी एक्स वाई को पैरेलल लाइन बनी थी उसको इंटरसेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जो भी पॉइंट मिलेगा मुझे उसको मैं क्या नेम कर दूंगा, बी डैश। ठीक है, ऊपर मुझे ये लिखना चाहिए था लोकस ऑफ बी डैश, ऐसा लिखना चाहिए था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकस ऑफ ये बी डैश लिख दिया। B1 डैश से जो एक्स वाई को पैरेलल लाइन गई है उसको हमने क्या लिखना चाहिए था, लोकस ऑफ बी डैश लिखना चाहिए था। ये नेमिंग तो अच्छी तरीके से प्रॉपरली लिखनी होनी चाहिए थी, ये नेमिंग मेरे से लिखने में बहुत फेंट में आ गई है, तो उसको मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नेमिंग अच्छी तरीके से प्रॉपर डार्क होनी चाहिए। लोकस ऑफ बी डैश, ये मैं से फिर से मैंने रीड्रॉ कर दिया। क्या पॉइंट बताया था, कंपास में हम लोग ए डैश और ये B2 डैश जितना डिस्टेंस लेंगे, और ये डिस्टेंस लेकर कंपास में सेंटर ए डैश पे रखेंगे और ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। कौन सी लाइन का आर्क ड्रॉ कर देंगे, लोकस ऑफ बी डैश को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा उसको हम लोग नेमिंग करेंगे बी डैश। ठीक है, तो देखो कंपास में मैंने ए डैश B2 डैश जितना डिस्टेंस लिया है, और यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था लोकस ऑफ बी डैश ड्रॉ किया हुआ था उसको इंटरसेक्ट करने वाला एक लाइन ड्रॉ करना था, जो कि हल्के में मैंने ड्रॉ किया है, वो प्रेस कर दिया। ठीक है, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसको मुझे नेमिंग क्या करनी होगी, बी डैश नेमिंग करनी होगी। तो ये यहाँ पे मैं पॉइंट प्रेस कर देता हूँ। ये लोकस ऑफ बी डैश है ना, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, बी डैश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी डैश, बी डैश हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ गया हुआ ना, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा एरो दिखाना चाहिए। ठीक है, ये एरो दिखाना चाहिए। B1 डैश से हम लोग नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना चाहिए था। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अभी देखो उसके बाद क्या किया था, अभी अभी हम लोग सिमिलरली ये PL जितना डिस्टेंस लेंगे कंपास में, दैट इज यानी कि ए से लेकर ये B1 वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये उतना डिस्टेंस लेंगे कंपास में, और नीचे की तरफ जो लोकस ऑफ बी था उसके ऊपर एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये B2 से लेकर ऊपर की तरफ हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी थी B2 डैश पॉइंट मिलने के लिए, तो इसके कारण हम मुझे यहाँ पर भी एक एरो दिखाना होगा। समझ में आ रहा है ये? एरो दिखाओ, ये आपको कहाँ से कहाँ आप लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसके लिए आपको एरो दिखाना होगा। तो अभी क्या करना था, हमें कंपास में ए से लेकर B1 तक का डिस्टेंस मार्क कर कर नीचे की तरफ लोकस ऑफ बी को इंटरसेक्ट करने वाला एक पॉइंट हमें फिक्स कर लेना होगा। ठीक है, तो देखो कंपास में मैंने ए से लेकर B1 तक का जितना डिस्टेंस हो रहा है, इस प्लान लेन जितना डिस्टेंस हो रहा है वो मार्क फिक्स कर दिया था। तो वो डिस्टेंस लेकर मैं नीचे की तरफ लोकस ऑफ बी के ऊपर एक इंटरसेक्ट करने वाला आर्क ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर दिखाना है, ये हवा में आर्क नहीं दिखाना है आधा अधूरा। ये हमें ऐसा पूरा B1 से लेकर पास होते हुए लोकस ऑफ बी को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट हमें दिखाना होगा। ठीक है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना होगा, ये फ्रंट में हमें दिखाना था। तो अभी देखो आर्क कैसे घुमाया हम लोगों ने, B1 से लेकर नीचे की तरफ घुमाया ना, तो यहाँ पर भी मुझे क्या दिखाना चाहिए, ये एरो दिखाना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है लोकस ऑफ बी के ऊपर, B1 से एक आर्क ड्रॉ करने पर जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे बी से। किससे, बी से कर देंगे। ये बी लिखा हुआ है, इतना समझ में आ गया। ये बी लिखा हम लोगों ने लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें लास्ट में क्या करना होगा, जो ए डैश और ये बी डैश दिख रहा है, ए डैश बी डैश उसको डार्क में ड्रॉ करना होगा, और जो ए और ये बी दिख रहा है उसको हमें डार्क में ड्रॉ करना होगा। इसका मतलब हमें वही विजिबल दिखाने के लिए उनको हम लोग डार्क में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, अभी ए और बी को कनेक्ट करना था और उसको डार्क दिखाना था। ये दूसरे शेड का मैंने पेंसिल लिया है, तो वही एक सिप लाइन अपना डार्क ड्रॉ होगा, बाकी सब कुछ फेंट दिखना चाहिए उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो मार्किंग करते वक्त, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते वक्त पॉइंट को फिक्स करो अच्छी तरीके से। एग्जैक्टली स्केल उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी सी बहुत हल्के में पीछे होनी चाहिए, ताकि आपका जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट फिक्स कर लिए है, और ये डार्क ड्रॉ होगी बी से लेकर ए तक का। ठीक है, ये दूसरे शेड का पेंसिल लिया है, एज मतलब बी शेड का लिया है, तो ये जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डार्क दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये डार्क हो गई। उसी तरीके से हमें ऊपर की तरफ किसको डार्क करना होगा, ए डैश और बी डैश को डार्क करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ए डैश और बी डैश को डार्क कर लेंगे। ये ए डैश और ये ऊपर वाला बी डैश पॉइंट फिक्स कर लिया है CL के ऊपर, और इसको हम लोग डार्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको डार्क ड्रॉ कर दिया। इतना क्लियर हो गया। तो ये है अपना फाइनल आंसर। अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर अपना कुछ काम बाकी है, दैट इज नेमिंग वाला बाकी है। यानी कि ये ए डैश कितना डिस्टेंस ऊपर था, वो एक्स वाला लाइन के ऊपर 10 था, तो वो हमें शो दैट करना होगा। यहाँ से ए वाला पॉइंट एक्स वाला लाइन के कितने डिस्टेंस नीचे था, 20 था, वो हमें शो दैट करना था। जो ए डैश और ये बी डैश जो अभी हमने लोगों ने निकाला वो क्या रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा। ठीक है, और ये ए से लेकर जो बी तक जो भी डिस्टेंस आया वो अब लाइन का क्या होगा, टॉप व्यू होगा, वैसे हमें वो लिखना होगा। ठीक है, और ये ए बी का इंक्लिनेशन जो भी हमें मिला है ना एक्स वाई के साथ, वो उसको हम लोग बीटा शो दैट करेंगे। और ये ए डैश और बी डैश का जो भी इंक्लिनेशन हमें मिला है एक्स वाई के साथ, यार इसका मतलब ये वाला, उसको हम लोगों को अल्फा शो दैट करना होगा। कभी कभी क्या करना होता है, क्वेश्चन के अंदर वो अल्फा और बीटा कितना आता है वो भी कैलकुलेट कर कर साइड में लिखना होता है। ठीक है,
देखो एग्जाम में फाइनल डायग्राम आपकी लाइंस का अगर प्रॉब्लम होता है तो इसी तरीके से दिखनी चाहिए, सब कुछ फेंट दिखेगा, सिर्फ आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी का जो भी नेमिंग मैंने अभी आपको बताया था वो मैं नेमिंग यहाँ पे कर दूंगा। साइड में मुझे एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखो ये जो लाइन थी ना, तो वैसा मैं क्या कर दे रहा हूँ, दूसरे पेंसिल से एक हल्के में लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए डैश से लेकर ए तक का, ठीक है। तो बहुत ही फेंट हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है इतना। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, दिख तो रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये लाइन अभी मैंने ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ एक एरो आएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ये एरो आएगा, ये नीचे की तरफ भी एक एरो आएगा नीचे से। जो जो एरो मैंने ड्रॉ कर दिया उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 mm का है। और जो मैंने एरो अभी नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 mm का है। तो वो वैसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। ए डैश से लेकर बी टू डैश का डिस्टेंस हमने क्या कहा था, वो क्या रहेगा, ई एल रहेगा ना, एलिवेशन लाइन, तो उसको भी हमें नीचे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर भी एक डायमेंशन लाइन आएगी ए डैश और बी टू डैश को कनेक्ट करने वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ए डैश से लेकर बी टू, लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलली होनी चाहिए, ठीक है। लाइंस एक दूसरे को पैरेलल या फिर परपेंडिकुलरली होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने फेंट इंप्रेशन से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पर पीछे क्या रखूँगा, ये एरो आएगा, ये एरो, एरो के जो भी एंड्स रहेंगे ना वो ज़्यादा इंक्लिनेशन वाले नहीं होनी चाहिए, वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब उनके बीच में ज़्यादा एंगल मत रखो आप लोग, ठीक है। इसको मैं प्रॉपरली बना देता हूँ, यहाँ पर ये बहुत ही फेंट हुआ है मिडल में, तो इसको एक प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इतना आया समझ में। इसी तरीके से मुझे ए से लेकर बी वन तक का जो भी डिस्टेंस है उसको पी एल शेष उधर करना होगा, तो वो ऊपर की तरफ मैं लिख लूँगा, ए से लेकर बी वन तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ए से लेकर बी वन तक के बीच का डिस्टेंस तक का जो भी रहेगा वो अपना क्या होगा, पी एल रहेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है, ये एरो आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आएगा, एरो आएगा। ये लास्ट में ये जो भी कर रहा हो ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखा जाता है मार्क्स देते हो, ठीक है। तो ये अपना ऊपर इसको क्या लिखना है, हमें पी एल लिखना है, ठीक है। इसको लिखा हम लोगों ने पी एल, ऐसा ही लिखना है, फुल वर्ड में नहीं लिखना है, प्लान लेंथ ऐसा भी लिख सकते हो लेकिन उसमें जगह नहीं होगी। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई एल लिखेंगे। ई एल का मतलब होता है एलिवेशन लेंथ, एलिवेशन लेंथ जितना होता है ना उतना ही फ्रंट व्यू होता है, क्योंकि वही आर्क हम लोगों ने ऊपर घुमाया था ना। तो इतना याद रखो, क्या कहा, एलिवेशन लेंथ जितना होता है उतना ही फ्रंट व्यू का लेंथ होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो लोग है ना आपको ना इंस्टेड ऑफ फ्रंट व्यू वो एलिवेशन लेंथ देंगे, या फिर इंस्टेड ऑफ टॉप व्यू आपको वो क्या देंगे, पीएल देंगे। पीएल का ही मतलब क्या होता है, टॉप व्यू जितना लेंथ हो जाता है, ठीक है। ये पीएल लिखा हुआ है, ये पीएल लिखा हुआ है, ठीक है। पीएल जितना था उतना ही क्या था, टॉप व्यू था। ये फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, समझा आपको। ए डैश बी डैश को मैंने ये फ्रंट व्यू लिखा है, ए डैश से लेकर बी टू डैश तक के डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर ई एल लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन कितना होगा, अल्फा डिग्री होगा। तो यहाँ पर मुझे अल्फा लिखना है, तो कैसे शो दैट करूँ, थीटा तो 30 डिग्री लिखा हुआ है। ये देखो थीटा की ये और ऊपर एक एंगल बना दिया है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये अंदर वाला छोटा थीटा है, दैट इज 30 डिग्री। ये जो बड़ा एंगल निकाला वो क्या होगा, अपना अल्फा होगा। तो वो अल्फा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ये यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये अल्फा मैंने ऊपर की तरफ लिखा, कितना डिग्री वो मेजर करके हम लोग साइड में लिख देंगे। और यहाँ पर देखो ये फाइव था अंदर वाला छोटा, ये फाइव, ये अंदर वाला था छोटा, राइट। तो अभी हम लोग ये जो बड़ा ड्रॉ किया है ना मैंने ऊपर, अभी पाई के ऊपर, वो क्या होगा, मेरा बीटा होगा। वो बीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो कितना आता है, कभी कभी क्वेश्चन में वो पूछा जाता है, आल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू का जो भी इंक्लिनेशन होगा एक्स वाई लाइन के साथ उसको हम लोग कहेंगे बीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, समझ में आया होगा इतना, ठीक है। और कोई नेमिंग बाकी है कि अपनी चेक कर लेते हैं। नहीं अभी कुछ बाकी नहीं, सब कुछ तो हो गया अपना। सिर्फ यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा 10 mm और 20 mm मेंशन करना होगा, ठीक है। वो 10 mm 20 mm जैसे कि टेक्स्ट बुक में बताया गया है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अलोंग द लाइन यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, 10 लिखना चाहिए था, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 20 लिखना चाहिए था, ठीक है। ये अगर हम लोगों ने सीधी तरीके से, अगर यहाँ पे सिंपली 10 लिखा होता, यहाँ पर 20 लिखा होता, सीधे तरीके से, मतलब ऐसा ही पेज रखकर यहाँ पर 10 लिखा होता, यहाँ पर 20 लिखा होता, तो भी चलता था, ठीक है। उतना वो टेक्निकल पॉइंट नहीं बनता है उसका। लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे कि टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, कई मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में ऐसे ही डायमेंशन होता है, अलॉन्ग द डायमेंशन लाइन ही वो नंबर को लिखा जाता है, ठीक है, जो भी डायमेंशन है। यहाँ पर हमें एम एम मेंशन नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट सारे यूनिट्स कैसे रहेंगे, एम एम में ही रहेंगे। तो ये एम एम हमें मेंशन नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। ट्रू लेंथ लाइन की कितनी थी, 70 mm थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी एल इज इक्वल टू टी एल। टी एल का मतलब क्या होता है, ट्रू लेंथ। तो ये टी एल लिखा, इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, 70 लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ये।
और नीचे की तरफ जो भी ये टीएल रहेगा, यानी कि टी नीचे की तरफ टीएल कौन सा होगा, ए से लेकर बी2 तक, तो वहाँ पर हमें मेंशन करना होगा टीएल इज इक्वल टू 70। और उसके नीचे ये जो दिख रहा है ना डार्क में मार्क किया हुआ, उसको मैं टीवी लिख दूंगा। टीवी का मतलब क्या होगा, टॉप व्यू होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने वो टीवी लिख दिया, टीवी का मतलब ये टॉप ही होगा, उसी ए और ये बी2 इस पॉइंट के ऊपर टी ए लिख दिया, दैट इज 70। और ये अपना यहाँ पर प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सम अपना सही हुआ या नहीं हुआ है उसको क्रॉस चेक करने के लिए। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखो क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बी डैश और ये जो बी लिखा है ना वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ही होगा। अपना ये सम प्रॉब्लम राइट हुआ है नहीं हुआ है वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, बी डैश और ये बी से जो भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई को, वो कैसे होगी, एक्स वाई को परपेंडिकुलर होने वाली लाइन बी डैश और बी से ही पास होगी, ठीक है। उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। या फिर पास नहीं हुई तो भी चलेगा, एक लेवल पे थोड़ा सा एरर तो होता ही है हमेशा। तो लेकिन डिस्टेंस उसके बीच का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, बी डैश और बी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब एक्स वाई को परपेंडिकुलर होने वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मैंने पॉइंट, ये मार्किंग दिख रहा है सेट स्क्वायर का, ये सेट स्क्वायर का ये वाला मार्किंग जहाँ पर गैप हो रहा है, मैं ये वाले ऊपर वाले एक्स वाई लाइन की ये जो भी लाइन था ना हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर फिक्स कर रहा हूँ। तो ऊपर से जो भी लाइन होगी मेरी, वो कैसी होगी, बी डैश से पास हो, मतलब वर्टिकल लाइन होगी जो कि एक्स वाई को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा रेफरेंस मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ये जो गैप दिख रहा है और ये जो गैप दिख रहा है, दोनों को परपेंडिकुलर रखना था, तो हमें देखो रेफरेंस दो तरीके से लिया मैंने सेट स्क्वायर के, ये नीचे वाले पार्ट में से, और ये जो गैप दिख रहा है ना ये ग्रे लाइन के साथ, उसके साथ भी मैंने रेफरेंस लिया है। तो जो भी लाइन होगी वो कैसी होगी, अभी परपेंडिकुलर होगी। देखिए ऊपर वाला बी डैश पॉइंट दिख रहा है, ये जो बी डैश है वहां से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी होगी, चेक करना है वेदर दैट लाइन पास टू द पॉइंट बी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रख दिया है। और दूसरा ये स्विच को मैंने ऐसा फिक्स कर दिया। तो क्या लगता है कि लाइन पास हो रही कि नहीं हो रही है, थोड़ा सा एरर आ चुका है, थोड़ा सा एरर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे, या फिर आपके पास बड़ा स्केल तो रहेगा ना, तो मैं बड़ा स्केल ले लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर रोलर स्केल लिया है अपने हाथ में। रोलर स्केल में मार्किंग देखो हम लोग इसका देखेंगे, ये 90 डिग्री का दिख रहा है, ये सेंटर रहेगा रोलर स्केल का, और ये 90 डिग्री का मार्किंग, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, रोलर स्केल मैंने यहाँ पे रखा है, एक्स वाई लाइन के ऊपर रख देता हूँ। एक्स वाई लाइन के ऊपर ही वो 90 डिग्री का मार्किंग मैंने रख दिया है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस टूटा हुआ है, लेकिन मैं समझ जाऊँगा। देखो ये 90 डिग्री का मार्किंग दिख रहा है ना, वो एक्जैक्टली मैंने ग्रे वाले लाइन के ऊपर रखा हुआ है, ये जो एक्स वाई लाइन का था, ठीक है। तो वहाँ पर रखने के बाद मुझे क्या करना था, बी डैश और बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी थी एक्स वाई को। तो ये थोड़ा सा आगे लेके गया। देखो एरर तो हमें बहुत मिला है, क्या कहा, एरर हमें बहुत मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है। मैनिपुलेशन भी करते आना चाहिए आप लोगों को। डायग्राम पूरा सब कुछ सही दिख रहा है, कोई मार्क्स नहीं करेंगे आपने, भले आपको ये एरर दिख रहा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से पीछे ले लेता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से मैंने आगे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो हम लोग शो दैट कर लेंगे कि एक ही पॉइंट से जा रही है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेशन किया है, आपने इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, एरर तो आ चुका है, क्योंकि ये बी डैश और ये बी है ना अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होने चाहिए थे, लेकिन इतना एरर वो लोग कंसिडर कर लेंगे, आपको फुली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए डैश और ये अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन रहेंगे हमेशा, और ये बी डैश और बी अलॉन्ग द हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेंगे, और इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है ना उसको डी बी ई पी कहा जाता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, ए डैश और ये जो स्ट्रेट लाइन है, और ये जो बी डैश और ये बी ये जो स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डी बी ई पी कहते हैं, इतना याद कर लो। डी बी ई पी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो एग्जाम मतलब क्वेश्चन में क्या रहेगा, अलग अलग टाइप का गिवन डेटा रहेगा, तो उस टाइप से हमें ये मतलब लाइन्स के सम्स को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मुझे जस्ट मार्क कर देना होगा डी बी ई पी आपको हमेशा शो दैट नहीं करना है, अगर किया तो भी चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले उसके। डी बी ई पी, ठीक है। अगर ये दिया है तो ही लिखा करो, यहाँ पर मैं अननेसेसरी लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ डी बी ई पी होता क्या, तो उसके लिए लिखा हो। अदरवाइज आपने ये नहीं लिखा रहता तो भी चलता था, ठीक है। बाकी सब कुछ ये अपना सब सही हो चुका था, यहाँ पर सिर्फ मुझे लास्ट में अल्फा और ये बीटा के इंक्लिनेशन कितने आए थे ये काउंट करके लिखना था। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं था, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से हमेशा लिख देंगे, ठीक है।
ये इसको मैं एक बॉक्स में लिख दूंगा, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन में शुरुआत में मैंने गिवन डेटा लिखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा था और बताया भी नहीं था कि गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। आंसर लिखते वक्त इसका साइड में कहीं ना कहीं कॉर्नर में हम लोगों ने गिवन डेटा लिखना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में तो मैं क्या था, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये प्रोटेक्टर को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर ये लाइन का सम अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा कोई जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग चाहते हो तो इसको जूम इन करके देख सकते हो उसके बाद में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर जूम इन कर सकते हो कि कौन से पॉइंट लिखे या फिर कौन से नहीं लिखे। सारे देखो एरोज भी आपको दिखाने होंगे, एरो ये ऐसा लिया हुआ, और यहाँ पर ये पीएल का लेंथ, ये एल का लेंथ, ये टू लेंथ। ठीक है, लोकस ऑफ बी डैश, ये लोकस ऑफ बी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ली हुई लाइन का सम हम लोगों ने किया था। ये जो भी लास्ट में डायग्राम बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर डायग्राम कहते हैं। और ये डायग्राम आपको एज ए रट्टा मारकर याद रखते होगे। ठीक है, कुछ भी कहो, कैसे भी रखो, कोई भी लॉजिक लगाओ, लेकिन जैसे ये लाइन ड्रॉ की है, मतलब जैसे जैसे आर्क ड्रॉ किए हुए, मतलब बी वन डैश से जो कि वर्टिकल लाइन नीचे आता है वो ए के साइड में आती है, तो जो भी पॉइंट, सॉरी, जो ए के साइड में आते हैं जो भी पॉइंट मिलेगा उसको बी वन कहेंगे। तो ये नेमिंग भी आपको अच्छी तरीके से याद करके रखनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो भी लाइंस के सम्स हो गए तो उसको आपको उस लेक्चर्स में आपको लाइंस की कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन आगे आने वाले लाइंस के लेक्चर में आपको ये सेम टाइप का डायग्राम याद रखना होगा। ठीक है, सेम टाइप का डायग्राम यानी कि मतलब पॉइंट्स का नेमिंग, मतलब पॉइंट्स कैसे कैसे लिखे हुए हैं वो, और कौन सा रे कहाँ तक जा रहा है। यानी कि बी वन से नीचे जा रहा है तो वो ए के साइड में आएगा तो बी वन, बी टू से ऊपर जा रहा है तो वो यहाँ पर अगर ए डैश के साइड में आ रहा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बी टू डैश कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग आपको याद रखना होगा। तो इस आंसर शीट के लेफ्ट साइड में मैं क्वेश्चन में जो गिवन डेटा दिया था उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, जो कि मैंने शुरुआत में लिखना चाहिए था, लेकिन मैं अभी यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का गिवन डेटा मैंने लास्ट में लिखा है, जो कि मैंने क्या बोला था, शुरुआत में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये हमारा फाइनल डायग्राम कंप्लीट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, क्वेश्चन डायग्राम दिखने के लिए उसको और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझा ये। तो यहाँ पर अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्ट्रेट लाइन का। मुझे लगा था कि एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे एक लेक्चर में एटलीस्ट कम से कम दो तो सम हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले आपको एक पॉइंट याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।